नमस्कार। कजान रशिया में ब्रिक्स की समिट चल रही है और कहा जा रहा है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो गया है। डॉलर को खत्म कर दिया गया है। वेस्ट जो है अब देखता रह जाएगा। यूएस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पुतिन ने बता दिया कि वो कितना शक्तिशाली है। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हम पीछे की बात को समझेंगे। क्या वाकई में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर देश एक मायाजाल रच रहा है जिससे ये फील कराने की कोशिश की जा रही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और जो बाकी देश हैं वो जानते हुए कि एक मायाजाल है उसमें सिर्फ इसलिए सहभागी बन रहे हैं क्योंकि उनके सबके अपने अपने मोटिव हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो एंटोनियो ग्राम्शी हैं, जिन्होंने कहा था कि ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड न्यू वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू बॉर्न। जब इन्होंने ये कहा था तब मुसोलिनी और हिटलर का समय था, और उन्होंने कहा था कि जो अगला जन्म होगा दैट विल बी ऑफ द मॉन्स्टर, तो अगला मॉन्स्टर पैदा होगा। तो ऐसे ही सिचुएशन कुछ अभी भी विश्व में नज़र आ रही है कि पुराना वर्ल्ड तो मरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नया वर्ल्ड किस तरीके का होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है। ब्रिक्स की एक्सपेंशन होने के बाद जो अब उसकी कंबाइंड वर्ल्ड जीडीपी है वो लगभग 37% के आसपास पहुंच गई। तो इकोनॉमी का जो पलड़ा है वो ब्रिक्स की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 46% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स देशों की है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लेता है तो 43% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ब्रिक्स के पास आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। तो अगर देखें तो एनर्जी के मामले से लेके, पॉपुलेशन के मामले से लेके, मार्केट्स को लेके सब जगह पर ब्रिक्स का पल्ला बहुत भारी नज़र आ रहा है। वहीं पर अगर G7 को देखें, G7 वो देश हैं जो कभी न कभी कॉलोनियल पावर्स रहे थे। इन्होंने पिछले 100-200 सालों में पूरे विश्व के ऊपर राज किया है। सारी पॉलिसी इन्हीं की बनाई हुई चलती रही, लेकिन G7 की जो अब कंडीशन है वो बहुत दयनीय है। अगर वहाँ पर देखें तो 30% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा रह गया है केवल, उसमें से भी बहुत मेजोरिटी का अगर है तो वो यूएसए का है। वहीं पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी ब्रिक्स के पास है। तो यहाँ पर अगर देखें तो G7 और ब्रिक्स में डायरेक्ट एक टकराहट नजर आती है, क्योंकि G7 का मेंबर कोई भी ब्रिक्स प्लस में नहीं है और ब्रिक्स प्लस का कोई भी G7 में नहीं है। तो गुट अगर कोई है तो G7 और ब्रिक्स प्लस साफ नजर आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक गुट ऐसा भी है जो खिचड़ी ग्रुप है, वो है G20। G20 में अगर देखें तो ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स में हैं लेकिन G7 में नहीं है। रशिया, ब्राज़ील, तुर्की भी कोशिश में है कि ब्रिक्स में आ जाए। अर्जेंटीना भी कोशिश में था लेकिन किन्हीं कारणों से वो आया नहीं, उसने कहा कम्युनिस्ट ग्रुप में नहीं जाऊंगा मैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो G20 में हैं और ब्रिक्स में भी हैं। तो जो G20 है, दोनों जो धड़ है इनको एक बार मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा जिस तरीके से समय बदल रहा है। और यहीं पे अगर देखें तो G7 और ब्रिक्स की अगर डायरेक्ट बात करें, अगर इनमें डायरेक्ट जो कंपैरिजन करें यहाँ पर, तब नज़र आएगा जो आखिरी मुकाबला है वो रशिया के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो $19 ट्रिलियन की है और जो यूएस है वो $26 ट्रिलियन के आसपास है। तो मुकाबला वहाँ पर है। रशिया तो एक जूनियर पार्टनर है, उसकी इकोनॉमी तो भारत से भी नीचे है, वो सिर्फ 2.1 ट्रिलियन है। तो रशिया एक जूनियर पार्टनर है ब्रिक्स में। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, जितना दिखता नहीं है उससे ज़्यादा ये गहरी बात है, क्योंकि चाइना इस सारी गेम को खेलता हुआ नजर आता है। देखते हैं किस तरीके से। तो ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल ऑर्डर क्या है? तो ब्रिक्स बता तो रहा है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, लेकिन अगर अंदरूनी सच्चाई देखें तो उस तरीके से दिखता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं G20 की जो समिट भारत में हुई थी कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ। वहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि शी जिनपिंग आए नहीं भारत। उनके ना आने के कई सारे कारण बताए जाते हैं। एक तो डोमेस्टिक इश्यूज थे उनके, वहाँ पर इकॉनमी खुद की भी ठीक नहीं थी उनकी। एक कारण कहा जाता है कि जब पुतिन नहीं आ रहे थे, पुतिन कहीं आ जा नहीं सकते, तो पुतिन नहीं आ रहे थे तो शी जिनपिंग ने कहा कि मैं अपने दोस्त को कैसे अकेला छोड़ दूं, कि मैं पार्टी में जाऊं और वो ना जाए, तो मैं भी नहीं आया। तो एक ये बात भी है। लेकिन एक और बात भी थी कि ब्रिक्स प्लस की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। ब्रिक्स प्लस मोर इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए बजाय कि G20। G20 का उसको कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो पॉलिसीज थी वो सारी अब ब्रिक्स पूरी करेगा धीरे धीरे। G20 में तो बाकी देश हैं वेस्ट को काउंटर करने के लिए। वेस्ट को काउंटर करने के लिए क्या मतलब कि जो फाइनल डेक्लेरेशन हुई वहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो G20 में होनी चाहिए थी अगर वेस्टर्न देशों की चलती, लेकिन नहीं हुई। इसका मतलब जो ये वाला गुट है ब्रिक्स वाला, इसने वो सब कुछ किया। जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराना बहुत बड़ी बात थी। तो जो फाइनल डेक्लेरेशन थी उसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा गया, वहाँ पर कहा गया सिर्फ कि किसी की भी टेरिटरी को फोर्सफुली नहीं एक्वायर किया जाए। यानी कि
कोई भी अग्रेशन नहीं हुई है, युद्ध का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ एक उस बात को टाल-मटोल कर दिया गया। वहीं पर फॉसिल फ्यूल की बात भी की गई कि फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट करने के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं रखी गई। कारण उसका क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो कैसे होगा? डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है जिनको फॉसिल फ्यूल चाहिए, जिनको बेचना है, जिनको खरीदना है, वो सब तो G20 में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वेस्टर्न नेशन है वो ऑब्सोलीट हो गए, वो खत्म हो गए। वो पावर अभी है और वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। किस तरीके से लगे हुए हैं? बहुत सारे गठबंधन बना रहे हैं, वो देशों की मदद करते हैं। ऑकस है, स्क्वाड है, क्वाड है, तमाम तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से भी चल रही हैं। यूएन में रिफॉर्म की बात करता है यूएसए कि अफ्रीका के किसी देश को मैं वीटो पावर दूंगा, भारत को भी देने की बात कहता है। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं काउंटर करने की है जो ब्रिक्स का राइज है। तो उसी के साथ अगर हम आगे देखें कि ब्रिक्स के बारे में हमने देख लिया, कितनी उसकी जीडीपी है, कितनी पॉपुलेशन है, उसके जो टारगेट है वो डॉलर को ख़त्म तो करना ही है। क्योंकि वो डॉलर की ख़त्म इसलिए करना है क्योंकि जो यूएस बार बार सैंक्शन लगाता है, सैंक्शन लगाने से दिक्कत होती है, उससे उसकी डॉलर बिना मतलब का उसका राइज होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो एक और प्रॉब्लम है ब्रिक्स की जो उभर के आ रही है, जिसको अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ग्रुप जितना एक्सपेंड हो रहा है, पहले ही जब 5 देश थे तो उनमें ही बहुत ही हेटेरोजेनिटी थी कि वो अलग अलग तरीके के देश थे। वहाँ पर रशिया था, एक अथॉरिटेरियन रिजीम थी, चाइना है एक तरीके की कम्युनिस्ट रिजीम है, भारत है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ब्राज़ील भी एक तरीके की डेमोक्रेसी है ठीक ठाक, साउथ अफ्रीका भी। तो ये अलग अलग तरीके के देश हैं जो कि अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो पहले ही बहुत एक दूसरे से अलग थे और जब एक्सटेंशन हो गई तो वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ईरान भी आ गया है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया भी आ गया है, इथियोपिया भी आ गया है। तो अलग अलग तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं पर अगर G7 को देखें तो कोहेरेंट ग्रुप है, वो होमोजेनस है। वहाँ पर उन सब की एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, बहुत पुरानी कॉलोनियल पावर्स रही हैं, तो उनमें एक जो जुड़ाव है वो ज़्यादा नज़र आता है। जो ब्रिक्स जितनी एक्सपेंड होगा वो उतना कम नज़र आता है। तो आखिर फिर ब्रिक्स में लोग आ क्यों रहे हैं? ब्रिक्स में अगर कहा जाए तो ब्रिक्स में मेन जो खिलाड़ी है वो चाइना है। चाइना ही सब कुछ कर रहा है, चाइना की वजह से ही बाकी सारे देश उसमें आ रहे हैं। 25 और देशों ने अप्लाई किया है कि हमें भी ले लो। तो लेकिन उन सब में जो मेन खिलाड़ी है वो चाइना है और उसकी एक ही प्लानिंग है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो किसी तरीके से इस ब्रिक्स के थ्रू पूरा हो जाए और वो यूएस को काउंटर कर सके। क्योंकि असली दुश्मन यूएस का चाइना है और चाइना का असली दुश्मन यूएस है, भारत और रशिया नहीं है। भारत और रशिया के साथ तो वो बैलेंस करके चला लेगा। तो यहाँ पर जो देश आ रहे हैं क्लब, वो केवल चाइना की वजह से आ रहे हैं और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाना चाहता है। उसी ने ईरान और सऊदी अरेबिया में अप्रोचमेंट कराई कि भाई दोस्ती कर लो, आ जाओ। उसी ने कहा कि इथियोपिया को ले आओ, बाकी देश तो मना कर रहे थे। इजिप्ट को लाने में भी चाइना का हाथ रहा, तो चाइना ही चाह रहा है। भारत तो कह रहा था कि ठीक है ब्रिक्स में ही काम चल रहा है हमारा, लेकिन चाइना को ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा देशों की, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे मोटिव हैं जो अधिक लोगों के कारण पूरे हो रहे हैं। तो वहीं पर अब ग्लोबल नॉर्थ क्या कर रहा है? ग्लोबल साउथ का चाइना पार्ट है, वो तो ये सारा खेल कर रहा है, भारत इसमें लगा हुआ है। भारत के अपने मोटिव है, उनको समझते हैं। अभी आखिरी में उसी पे बात करेंगे। तो न्यू जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें अब चेंजेस लाने के लिए ग्लोबल नॉर्थ, तो अब बहुत सारी टर्म्स यूज होती है, ईस्ट वेस्ट भी होती है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ भी होती है। ग्लोबल नॉर्थ में लगभग वो देश हैं जो G7 वाले देश हैं, उन्हीं को कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ। तो वो क्या कर रहे हैं अब? उनको समझ में आ गया जिस तरीके से हमने पिछली सदी में काम किया है उस तरीके से अब काम नहीं चलेगा। जो मॉस्को बीजिंग एक्सिस बनती जा रही है, जितनी स्ट्रांग होती जाएगी उतना ही खतरनाक है। क्योंकि पुतिन तो साफ पता लगता है कि वो एक पुरानी सक्सेसर स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट के इस वक्त प्रेसिडेंट तो है, लेकिन इकॉनमी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। और चाइना जैसा कराना चाह सकता है वैसा पुतिन करने पे मजबूर हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में। तो इस एक्सिस को तोड़ना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं, अकेले आदमी जो दोनों जगह जा सकते हैं टॉर से, और जाकर दोनों जगह कह रहे हैं कि पीस करनी है। ब्रिक्स में भी गए, पहली बात यही थी कि पीस करनी है। यूक्रेन में गए, कहते पीस करनी है। हर जगह जाकर एक ही बात कर रहे हैं और दोनों जगह पर दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि मोदी की ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है। किसको? वेस्ट को। अगर वो भी निकल गया भारत तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है, इसीलिए जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनको भी पूरा टैकल किया जाता है। उनको अभी तक किया जा रहा है कि भाई तुम तो रुके रहो। उन्होंने पेट्रो डॉलर को रिन्यू नहीं किया, बहुत सारी वहाँ पर इशू बने। तो इस तरीके से वेस्ट चाह रहा है किसी तरीके से भाई तुम लोग तो 2-3 आदमी रुके रहो हमारे साथ। और जो छोटे मोटे देश हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, जो क्लाइमेट फेस कर रहे हैं, उनके लिए पैसा लगाता है कि किसी न किसी तरीके से होता रहे काम वहाँ पर।
तो इस तरीके से जो वेस्ट है वो करने की कोशिश करता है। वो पहले भी बात की कि यूएन में रिफॉर्म की बात करेगा, आईएमएफ में रिफॉर्म की बात करेगा, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म की बात करेगा। तो यही सारी चीज़ें क्या थी, यही सारी चीज़ें तो भारत जैसे देश कब से मांग रहे थे। भारत कब से कह रहा था कि आईएमएफ में रिफॉर्म करो, यूएन में रिफॉर्म करो, वीटो पावर में रिफॉर्म करो, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म करो, तब वो नहीं सुन रहे थे। तो जो खेल रच रहा है, मायाजाल रच रहा है, वो तो है चाइना। लेकिन जो बाकी देश हैं वो कह रहे हैं इस मायाजाल का हमें तो पता है, लेकिन हमें तो वो करवाना है जो हमें करवाना था। तो वो G20 में भी वही करा रहे हैं, ब्रिक्स में आने के बाद भी वो वही कराएंगे। उधर से और पॉलिसी चेंजेस होंगे, और जितने वेस्ट से पॉलिसी चेंजेस होंगे उतना ही भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत किसी गुट में तो जाना नहीं चाहता। उसे तो अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों को, अपने देश को टॉप पर लेकर जाना है। तो भारत अपनी जगह पर बिल्कुल सही चल रहा है। फिर बात आती है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन सब चीज़ों की। एक तो उसकी हो गई जियोपॉलिटिक्स पावर हो गई, उसको इकोनॉमिक पावर बढ़ानी है। एक उसने एक एंगल को समझा है कि रशिया कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर ले, लोग उसके खिलाफ नहीं होते। अब पुतिन ने वहाँ पर इतनी बड़ी वो मीटिंग रख ली, समिट रख ली, 45% जो पॉपुलेशन है उनके हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर पहुँच गए। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सैंक्शन है, विलन है वो तो वेस्ट में, और वहाँ पर वो आराम से सबको बुला रहे हैं। तो इसका मतलब रशिया कुछ ऐसा करता होगा जो वेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि जिस तरीके से फालतू सैंक्शंस नहीं लगाता, बिना मतलब का कि जरा से भी कोई बात हो जाए कि आपके मसाले में 1% केमिकल ज़्यादा है तो सारा स्टॉक वापस ले जाओ, तो रशिया इस तरीके के काम नहीं करता। उससे जो उसकी गुडविल है वो बहुत डीप है, डीप रूटेड है, लोगों के बीच में जाती है। जिस चीज़ को यूएस ने करने की कोशिश की कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर को फैलाया, मैकडी कल्चर को फैलाया, लेकिन अभी भी वो लोगों की आत्मा में उस तरीके से नहीं पहुंचा। अगर भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको मेजॉरिटी मिल जाएंगे जो लगभग रशिया के साथ दिखाई देंगे, ना कि यूएस के, जबकि बहुत सारा पैसा यूएस से आ रहा है, उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। रशिया के कल्चर को हम फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा है। तो उसी चीज़ को जो चाइना है वो फॉलो करना चाह रहा है कि उसके थ्रू जब वो अपने तरीके से काम करेगा, साउथ चाइना सी में करेगा, ताइवान के खिलाफ करेगा, तो उसके खिलाफ भी जब सैंक्शन लगेंगी तब उसको सैंक्शन से फ़र्क ना पड़े और बहुत सारे लोग उसके साथ रहें। तो मेन तो उसका यही है। लेकिन फिर से वही बात आएगी, क्या ब्रिक्स वो सस्टेनेबल है? इतने अलग अलग तरीके के देश उसमें आ रहे हैं, क्या वो एक गुट बनकर एक बात को आगे रख पाएंगे, ग्लोबल लीडर वाली बात कर पाएंगे, ग्लोबल एक ऑर्डर बना पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर नए देश और आ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान आ जाए, तो भारत पाकिस्तान में पहले से ही राइवलरी है, इंडिया चाइना में राइवलरी है, ईरान सऊदी अरेबिया में राइवलरी है, और भी अफ्रीका के देश आएंगे उनमें खुद की राइवलरीज है। तो G7 जैसा काम नहीं है, वहाँ पर तो एक कोहेरेंट ग्रुप है। ये तो बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पर कोई एक अपने अपने फ़ायदे सबके हैं। चाइना का सबसे बड़ा फ़ायदा है, पुतिन को है कि ठीक है चलो इसी बहाने मेरी एक पावर दिखाई दे रही है कि मैं अभी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अभी आइसोलेट नहीं हुआ, मैं विलेन नहीं हूँ। तो सबके अपने अपने मोटिव हैं। कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा क्रिएट हो जाएगा इसके साथ, ऐसा दिखता मुश्किल है। इसका जो मेन मोटिव लगता है वो लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को झुकाकर जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, वहाँ पर अपने मुताबिक चेंजेस करा लिए जाए, जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको चलने दिया जाए। इस तरीके का काम यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल वहाँ पर अनऑफिशियल डिनर में अपना अंगूठा दिखा दिया। अब वो अंगूठा किसको दिखाया, आप किसी को भी समझ सकते हैं, अमेरिका को दिखा दिया, या शी जिनपिंग को ही कह रहे हैं कोई बात नहीं तुम करते रहो बात, मैंने अपना काम कर लिया, या अजीत डोभाल को कह दिया कि भाई काम हो गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के अंगूठे ने भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, आपके क्या व्यू हैं उसको भी ज़रूर लिखें। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।